अध्याय 1881। जाह्नवी ने आर्यन की चीज को छुआ। पिछली बार तुमने मालिश सत्र के दौरान मेरे शरीर को छुआ था, अब मेरी बारी है ऐसा करने की। जाह्नवी ने कहा कि वो आर्यन के शरीर को छूना चाहती है। यह आर्यन द्वारा कामुक इशारों के साथ उसे छूने के बदले में था। जाह्नवी की उंगलियां आर्यन के शरीर को छूने लगी। वो आर्यन के विभिन्न स्थानों को छूने लगी। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि जाह्नवी उसे इस तरह चढ़ाएगी। जाह्नवी ने जो किया उसने आर्यन को उत्तेजित करना शुरू कर दिया। कैसा लगा? क्या ये आरामदायक महसूस हो रहा है? जाह्नवी ने पूछा कि वो जो कर रही थी वो बहुत आरामदायक महसूस हो रहा था या नहीं। तुम्हें क्या लगता है? आर्यन जाह्नवी को देखकर मुस्कुराया। उसे वो काफी पसंद आया जो जाह्नवी ने किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें आराम महसूस नहीं हो रहा है। जाह्नवी को आर्यन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जो किया उससे आर्यन को उत्साहित होना ही चाहिए था। जाह्नवी अपनी क्षमताओं से आर्यन को चिढ़ाती रही। तो तुम कैसे उत्तेजित हुए? जाह्नवी ने पूछा कि क्या आर्यन उत्तेजित होने लगा है या नहीं। इस बार जाह्नवी ने वास्तव में अपनी पूरी ताकत से आर्यन को चढ़ाया। उसने आर्यन को चढ़ाते समय कोई कसर नहीं छोड़ी। जाह्नवी का लक्ष्य आर्यन को उत्साहित करना था। उसके बाद जाह्नवी तुरंत आर्यन को छोड़ देगी ताकि ये आदमी निश्चित रूप से उलझन में रहे और असहज महसूस करे। आर्यन कुछ नहीं बोला क्योंकि वो अपने सामने जाह्नवी के शरीर की सुंदरता को निहारता रहा। जब आर्यन ने जाह्नवी के शरीर की सुंदरता देखी, जो बहुत आकर्षक लग रही थी, तो उसने थोड़ा उत्साह महसूस किया। आर्यन ने महसूस किया कि वो जाह्नवी के साथ खेलने की कोशिश करना चाहता था। अगर वो जाह्नवी के साथ खेल सका तो ये निश्चित रूप से मज़ेदार होगा। जाह्नवी को अपने शरीर के नीचे कुछ सख्त महसूस होने लगा। ये चीज़ बहुत सख्त और ठोस महसूस हुई। ये क्या है? जाह्नवी अपने शरीर के नीचे की चीज़ के बारे में बहुत उत्सुक लग रही थी। वो जानना चाहती थी कि आर्यन ने वहाँ क्या रखा है। जाह्नवी ने अपना हाथ नीचे बढ़ाया। वो आर्यन की बड़ी चीज़ को अपने हाथ से पकड़ने लगी। सुंदर बहन, वो आर्यन ने जाह्नवी को रोकने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जाह्नवी पहले ही आर्यन की बड़ी चीज़ को छू चुकी थी। वो अपने हाथों से आर्यन की बड़ी चीज़ को पकड़ने लगी। जब जाह्नवी ने इसे पकड़ा तो उसने पाया कि ये एक काफ़ी बड़ी छड़ी जैसा महसूस हुआ। जाह्नवी को लगा कि वो जानती है कि ये क्या था। थोड़ी देर सोचने के बाद जाह्नवी को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने क्या पकड़ा है और वो किस चीज़ तक पहुंच गई है। ये निश्चित रूप से एक पुरुष की चीज़ है। आह! जाह्नवी तुरंत आर्यन के शरीर से उठ गई। वो तुरंत आर्यन के शरीर से दूर चली गई। आर्यन, तुम सच में एक परपीड़क हो। तुम ऐसी चीज़ बाहर क्यों लाओगे? जाह्नवी ने आर्यन को डांटा कि उसने खुद को इतनी शर्मनाक चीज़ छूने पर मजबूर किया। सुंदर बहन, ये पूरी तरह से मेरी गलती नहीं है। आपने इसे खुद पकड़ा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। आर्यन जाह्नवी को देखकर फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। किसी तरह वो इस स्थिति में खलनायक बन गया। भले ही आर्यन ने कुछ नहीं किया, उसका शरीर तो बंधा हुआ था, तो वो गलत व्यक्ति कैसे हो सकता था? जाह्नवी चुप थी जब उसने सुना कि आर्यन ने क्या कहा। आर्यन ने जो कहा वो एक सच्चाई थी जिसे नकारना जाह्नवी के लिए बहुत कठिन था। जो अभी हुआ उसके कारण स्थिति अजीब हो गई। आर्यन और जाह्नवी दोनों चुप थे और कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। जाह्नवी नहीं जानती थी कि बातचीत कैसे शुरू की जाए। दूसरी ओर आर्यन को अभी जो हुआ उसके बारे में बुरा लग रहा था। सुंदर बहन, मुझे खेद है। काफ़ी देर तक अजीब स्थिति से गुजरने के बाद आखिरकार आर्यन ने जाह्नवी से माफ़ी मांगने की पहल की। आर्यन एक पुरुष था। एक पुरुष के रूप में आर्यन को एक महिला के सामने पहल करनी थी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। जाह्नवी ने कहा कि वो आर्यन को माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है जिसे आर्यन को पूरा करना होगा। वो क्या है? आर्यन ने पूछा कि जाह्नवी की माफ़ी पाने के लिए उसे क्या करना होगा। परसों तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जाह्नवी चाहती थी कि आर्यन उसके साथ चले। कहाँ चलना है? आर्यन ने तुरंत पूछा कि जाह्नवी उसे कहाँ ले जाना चाहती है। ज़्यादा मत पूछो, तुम्हें ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। जाह्नवी ने तुम्हें ज़्यादा ना पूछने को कहा। ठीक है, मैं सहमत हूँ। आर्यन के पास जाह्नवी द्वारा दी गई शर्तों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके अनुसार जाह्नवी द्वारा दी गई शर्तें पूरी करना काफ़ी आसान था। आर्यन ने जाह्नवी के साथ बातचीत की। उसने जाह्नवी के साथ अनौपचारिक बातचीत की। आर्यन और जाह्नवी की बातचीत का विषय अल्केमिस्ट के बारे में था। जब वो अल्केमिस्ट के बारे में बात कर रहे थे तो वो दोनों बहुत परिचित लग रहे थे। काफ़ी देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। चूंकि अंधेरा हो रहा था इसलिए आर्यन को तुरंत अपने निवास पर लौटना था। तुम्हें अपना वादा याद रखना चाहिए। आर्यन के जाने से पहले जाह्नवी आर्यन को उस वादे के बारे में याद दिलाना नहीं भूली जिस पर आर्यन पहले सहमत हुआ था। मैं समझ गया। क्या इसीलिए आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ रहूं? आर्यन ने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा। आर्यन, जाह्नवी को आर्यन की बात सुनकर ज़्यादा खुशी नहीं हुई। इसका मतलब था कि उसे आर्यन के साथ रहना पसंद था। जल्दी ही मिलते हैं। आर्यन तुरंत जाह्नवी के यहाँ से निकल गया। वो जाह्नवी के गुस्से से बचने के लिए तुरंत चला गया। आर्यन बहुत तेज़ भागा। पलक झपकते ही आर्यन इस जगह से गायब हो गया। तुम छोटे शरारती लड़के, वो अभी भी इस बूढ़ी औरत को चिढ़ाने की हिम्मत करता है। जाह्नवी आर्यन की मासूमियत देखकर थोड़ा मुस्कुराई। आर्यन ने जो दिखाया उससे जाह्नवी का दिल खुश हो गया। जाह्नवी ने वो हाथ देखा जिससे उसने आर्यन की चीज़ को पकड़ा था।
जानवी अभी भी उस एहसास को महसूस कर सकती थी जब उसने आर्यन की बहुत बड़ी चीज को छुआ था। क्या वो बहुत बड़ी नहीं है? जानवी ने आर्यन की पूंजी के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि आर्यन की पूंजी इतनी बड़ी थी कि उसके हाथों को उसे पकड़ने में कठिनाई हो रही थी। जानवी का दिमाग उन कामुक चीजों के बारे में सोचने लगा जो तब होती अगर जानवी ने आर्यन को पहले बाहर न निकाला होता। अगर जानवी ने आर्यन को बाहर न निकाला होता तो शायद वे लोग और भी आगे बढ़ जाते। जानवी का चेहरा सेब की तरह लाल होने लगा। जब उसने आर्यन के साथ अपने पिछले अनुभव के बारे में सोचा तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हे भगवान, मैं ऐसी चीज़ों के बारे में कैसे सोच सकती हूँ और इतनी कामुक कैसे हो सकती हूँ? जानवी ने अचानक तर्कहीन बातें सोचने के लिए खुद को कोसा। आर्यन सिर्फ एक शिष्य था। जानवी आर्यन के बारे में ऐसी तर्कहीन बातें कैसे सोच सकती थी? आर्यन के मालिश कौशल को महसूस करने के बाद जानवी के मन में आर्यन के लिए अच्छी भावनाएं थीं, लेकिन उसने अपनी स्थिति के कारण ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए जानवी ने अपनी भावनाओं को गहराई में दबा दिया। कोई बात नहीं, बेहतर होगा कि मैं बस सो जाऊं। जानवी ने सोने का निर्णय लिया। उसका दिमाग इस समय काफी अस्त व्यस्त था, जिससे जानवी साधना करने में असमर्थ थी। बहुत बुरा हुआ कि जानवी की इच्छा पूरी न हो सकी। आज की रात जानवी के लिए एक लंबी रात होगी। वो सो नहीं पाएगी और आर्यन के साथ जो हुआ उसके बारे में सोचती रहेगी। आर्यन आंतरिक प्रांगण में लौट आया। वो रोमिला द्वारा किए गए कार्य के परिणामों की प्रतीक्षा करेगा। अध्याय 1282 घोटाला तेजी से फैला। अगली सुबह बहुत जल्दी आ गई। रोमिला एक बैग लेकर आर्यन के पास आई। ये वो ऑर्डर हैं जो आप चाहते थे। रोमिला ने आर्यन को बताया कि उसने उन सभी ऑर्डरों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जो आर्यन चाहता था। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उसने रोमिला की ओर देखा जो इस समय उसकी आंखों के सामने थी। बहुत अच्छा काम। आर्यन ने रोमिला के काम की प्रशंसा की। रोमिला का काम बहुत तेज था। अब आर्यन को बस ये सब फैलाना है और कोर्ट में सभी को इस मुद्दे के बारे में बताना है। आर्यन गोपाल और सलोनी के चेहरे देखने का इंतजार नहीं कर सकता था। वे कैसा चेहरा दिखाएंगे जब वे इसे बाहरी प्रांगण के छात्रों के बीच फैला हुआ देखेंगे। मेरा काम हो गया है, क्या मैं जा सकती हूँ? रोमिला पूछती है कि क्या वो इस जगह से जा सकती है। ठीक है, तुम जा सकती हो। आर्यन ने कहा कि रोमिला इस जगह से जा सकती है। रोमिला ने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया था। रोमिला आर्यन की बात सुनकर बहुत खुश लग रही थी। रोमिला तुरंत आर्यन के निवास से निकल गई। रोमिला के जाने के बाद आर्यन ने एक लबादा और मुखौटा लिया। वो खुद इस समस्या को फैलाना शुरू करेगा। संयोग से अभी सुबह के बहुत जल्दी का समय था, इसलिए अभी तक कोई भी अपने निवास से बाहर नहीं आया था। आर्यन इस अवसर का बहुत अच्छी तरह से लाभ उठाएगा। वो सब कुछ बहुत सफाई से फैलाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आर्यन अपने कमरे से निकला। उसने बाहरी प्रांगण के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों में इमेजिंग स्टोन्स फैलाना शुरू कर दिया। आर्यन बहुत तेज चला। वो एक परछाई की तरह था जिसे देखना बहुत मुश्किल था। कुछ क्षणों बाद आर्यन ने आखिरकार अपना काम पूरा कर लिया। अब बस परिणामों का इंतजार करना था। परिणाम का इंतजार करते हुए आर्यन बाहरी प्रांगण से निकल गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी को संदेह न हो कि यह उसका अपना कृत्य था। कुछ क्षणों बाद आंतरिक प्रांगण में पुरुष और महिला शिष्य बाहर आए। उन्होंने अपनी सामान्य गतिविधियां की। जैसे ही वे जाने वाले थे उन सभी को रास्ते में कुछ बहुत दिलचस्प मिला। उन्होंने पाया कि बाहरी प्रांगण में रास्ते में बहुत सारे इमेजिंग स्टोन्स पड़े थे। इसने निश्चित रूप से हर उस व्यक्ति की रुचि जगाई जिसने इसे देखा। लोग उन सामग्रियों को लेने और देखने लगे जो इस इमेजिंग स्टोन में थीं। आहा, क्या कमाल है! इमेजिंग स्टोन लेने वाले व्यक्ति के सामने एक अश्लील छवि दिखाई दी। जब उन सभी ने इमेजिंग स्टोन में देखा तो वे सभी स्तब्ध रह गए। ये क्या है? हर कोई हैरान लग रहा था जब उन्होंने देखा कि पत्थर में क्या है। जो उन्होंने देखा वो वास्तव में स्वीकार करना बहुत कठिन था। हर किसी को इसे स्वीकार करना कठिन लगने का कारण ये है कि तस्वीर में दिख रही व्यक्ति सलोनी है, जो आंतरिक प्रांगण के शिष्यों के लिए एक आदर्श है। इसलिए ये अजीब नहीं है कि वे सभी हैरान रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि इमेजिंग स्टोन में क्या है। जो लोग सबसे ज्यादा हैरान थे वे सलोनी के प्रशंसक थे। ये सब देखने के बाद वे सभी वास्तव में उलझन में लग रहे थे। जिस महिला की वे इतने समय से पूजा कर रहे थे वो वास्तव में ऐसी निकली। वो गोपाल जैसे बूढ़े आदमी के साथ भी खेली। सलोनी के सभी प्रशंसकों को ऐसा लगता है जैसे उन्हें धोखा दिया गया है। सलोनी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। ये खबर निश्चित रूप से बहुत तेजी से फैलेगी। ये खबर 9 इमॉर्टल्स पीक संप्रदाय के सभी कोनों में बहुत तेजी से फैल जाएगी। लानत है, ये क्या हुआ? सलोनी अपने कमरे में चिल्लाई। उसने इस समय वो इमेजिंग स्टोन पकड़ रखा था जिसमें वो और गोपाल थे। जब सलोनी ने इसे देखा तो वो काफी चौंक गई। इमेजिंग स्टोन की सामग्री को देखकर उसे मिलीजुली भावना महसूस हुई। लानत है, वो कौन व्यक्ति है जिसने ये किया है? सलोनी सोचने लगी कि वो कौन व्यक्ति है जिसने उसके और गोपाल के साथ ऐसा करने की हिम्मत की है। इस व्यक्ति ने वास्तव में उस रहस्य को फैला दिया है जो सलोनी के पास था। इस घटना के कारण सलोनी निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा खो देगी। अब से कोई भी सलोनी की प्रशंसा और पूजा करना नहीं चाहेगा। इस समस्या के कारण सलोनी तनाव में आने लगी। वो इस समस्या से उलझन में लग रही थी। खट खट, अचानक कमरे के बाहर एक जोरदार दस्तक हुई। सलोनी, तुम अंदर हो, जल्दी बाहर आओ। कोई बाहर था? इस व्यक्ति ने तुरंत सलोनी को अभी बाहर आने के लिए कहा। कौन? सलोनी ने तुरंत पूछा कि उसके कमरे के बाहर कौन है। ये हम कानून प्रवर्तन विभाग से हैं। बाहर के लोगों ने सलोनी को बताया कि वे कौन हैं। आप यहाँ क्यों हैं?
सलोनी डरी हुई लग रही थी जब उसने सुना कि बाहर संप्रदाय के कानून प्रवर्तन विभाग के लोग हैं। हम आपको पूछताछ के लिए ले जाने के लिए यहाँ हैं। बाहर के लोग बताते हैं कि वे यहाँ क्यों हैं। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। सलोनी ने कहा कि वो इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, जल्दी करो और हमारे साथ चलो। कानून प्रवर्तन विभाग के लोगों ने कहा कि सलोनी के पास उनके साथ चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं नहीं चाहती। सलोनी ने फिर भी मना कर दिया। वो वास्तव में इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती थी। ये देखते हुए कि सलोनी उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, इन लोगों के पास सलोनी को जबरदस्ती ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका! उन्होंने तुरंत सलोनी के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। सलोनी के कमरे का दरवाजा तोड़ने के बाद ये लोग तुरंत गए और सलोनी को गिरफ्तार कर लिया। नहीं, जल्दी से मुझे छोड़ दो। सलोनी ने कानून प्रवर्तन विभाग के लोगों से उसे छोड़ने के लिए कहा। तुम चुप रहो और बस हमारे साथ चलो। कानून प्रवर्तन विभाग के लोग काफी मजबूत थे। गिरफ्तार होने पर सलोनी का बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं चला। सलोनी केवल तभी हार मान सकती है जब उसे कानून प्रवर्तन विभाग के लोग ले जाते हैं। सलोनी को वर्तमान में कानून प्रवर्तन विभाग ले जाया जा रहा है। संयोग से एल्डर गोपाल भी इसी स्थान पर हैं। एल्डर गोपाल को कानून प्रवर्तन विभाग के लोग पहले ही ले जा चुके हैं। एल्डर गोपाल। सलोनी खुश थी जब उसने देखा कि एल्डर गोपाल इस स्थान पर थे। सलोनी को सुरक्षित महसूस हुआ जब उसने देखा कि एल्डर गोपाल इस स्थान पर थे। थप्पड़। जब सलोनी गोपाल के पास पहुंची तो गोपाल ने तुरंत सलोनी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। छोटी कुतिया, तुम्हारी मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? गोपाल सलोनी पर बहुत गुस्से में था। वो इसलिए गुस्से में था क्योंकि सलोनी ने उसे फंसाया था। मूर्ख बूढ़े आदमी, किसने तुम्हें फंसाया? तुमने निश्चित रूप से मुझे फंसाया है। अब तुम्हें इस अपनी हरकत की जिम्मेदारी लेनी होगी। सलोनी ने गोपाल द्वारा मारे गए थप्पड़ को स्वीकार नहीं किया। वो गोपाल द्वारा मारे गए थप्पड़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब सलोनी को इस बूढ़े आदमी के साथ अपने रिश्ते की परवाह नहीं है। अब सलोनी गोपाल को अपना दुश्मन मानती है। कल रात दोनों अभी भी एक ही नाव में भागीदार थे, लेकिन अब दोनों विभाजित हो गए और एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। आप दोनों हंगामा न करें। आपने जो किया है उसके लिए आपसे सवाल किए जाएंगे और आपको सजा मिलेगी। इस स्थान के चार्ज में व्यक्ति ने सलोनी और गोपाल से हंगामा न करने को कहा। दोनों अब संदिग्ध बन गए हैं, इसलिए दोनों को सजा मिलेगी। अध्याय 1283। गोपाल ने बदला लेने की योजना शुरू की। इस स्थान के प्रभारी व्यक्ति के आग्रह के कारण गोपाल और सलोनी अंततः शांति बनाने के लिए सहमत हुए। भले ही वे शांति बनाना चाहते हैं, वे दोनों चिढ़ महसूस करते हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़े हुए लग रहे हैं, जिन्होंने खुद को फंसा लिया है। क्या आप दोनों को अपनी की हुई गलती का पता है? एक बूढ़ा आदमी पास आया। उसने गोपाल और सलोनी से कहा। जो व्यक्ति आया वो कानून प्रवर्तन विभाग का नेता था। उसका नाम मानवेंद्र था। एल्डर मानवेंद्र। गोपाल और सलोनी ने तुरंत मानवेंद्र को सम्मान दिया। मानवेंद्र की स्थिति काफी विशेष थी। ये व्यक्ति लगभग एक पीक लॉर्ड के बराबर था, इसलिए ये अजीब नहीं था कि गोपाल और सलोनी मानवेंद्र के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। एल्डर मानवेंद्र, ऐसा लगता है कि हमें किसी ने फंसाया है। गोपाल ने कहा कि उन्हें किसी ने फंसाया है। इसे एक तरफ छोड़ दें। शुरू से ही आप दोनों ने गलती की और नियमों को तोड़ा, इसलिए आप अभी भी गलत हैं। मानवेंद्र ने तुरंत उस बचाव को खारिज कर दिया जिसे गोपाल करने की कोशिश कर रहा था। शुरू से ही गोपाल और सलोनी ने गलती की थी। मानवेंद्र की बात सुनकर गोपाल चुप रहा। उसके पास मानवेंद्र की बात का जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। एल्डर मानवेंद्र, कृपया न्याय पाने में मेरी मदद करें। मुझे इस बूढ़े आदमी ने फंसाया है। सलोनी ने न्याय पाने में उनकी मदद करने के लिए मानवेंद्र को मनाने की कोशिश की। तुम छोटी कुतिया, तुम क्या कह रही हो? तुम वही हो जिसने मुझे चढ़ाया था। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? गोपाल सलोनी की बात सुनकर बहुत गुस्से में लग रहा था। ये महिला वास्तव में एक जोंक है। वो गोपाल जैसे एल्डर के साथ ऐसा कुछ करने में संकोच नहीं करती। मैं सच बोल रही हूं। अगर आप मुझे मजबूर नहीं करते तो मैं ऐसा क्यों करती? सलोनी ने सच खोजने की कोशिश की। कितनी अज्ञानी महिला है। गोपाल ने अपने सामने सलोनी को पीटने की कोशिश की। इस महिला ने गोपाल को बहुत गुस्सा दिलाया था। सलोनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गोपाल के वार का इंतजार करने लगी। वहीं रुक जाओ। मानवेंद्र ने तुरंत गोपाल को रोक दिया। उसने गोपाल को सलोनी के साथ कोई हिंसा नहीं करने दी। गोपाल तुरंत अपनी जगह पर रुक गया। मानवेंद्र की शक्ति ने तुरंत गोपाल के शरीर को रोक दिया। मेरी अशिष्टता के लिए क्षमा करें। गोपाल ने मानवेंद्र से क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद गोपाल अपनी सीट पर वापस चला गया। गोपाल के शांत होने के बाद मानवेंद्र ने फिर से गोपाल और सलोनी से कुछ सवाल पूछे। वो उन दोनों से और अधिक स्पष्टता चाहता था। अनगिनत सवालों का सामना करने के बाद दोनों ने आखिरकार स्वीकार किया कि क्या हुआ था। दोनों अभी भी मानवेंद्र से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि आप जो कर रहे थे उसे किसने रिकॉर्ड किया? मानवेंद्र ने पूछा कि क्या सलोनी और गोपाल जानते थे कि उन दोनों को किसने रिकॉर्ड किया था? गोपाल और सलोनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्हें फिल्माने वाला व्यक्ति कौन था। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि उन दोनों को रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति कौन था। क्या हमारे लिए इस मुसीबत से मुक्त होना संभव है? गोपाल ने पूछा कि क्या उन दोनों के लिए इस मुसीबत से मुक्त होना संभव है?
ये करना बहुत कठिन है। आपने जो किया वो संप्रदाय के बाहर भी फैल गया है। इससे संप्रदाय की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, इसलिए मेरे पास आप दोनों को दंडित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मानवेंद्र ने कहा कि वो गोपाल की मदद नहीं कर सकता। ये मामला उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये इतनी दूर तक फैल गया था कि इसने संप्रदाय की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया। गोपाल और सलोनी मानवेंद्र की बात सुनकर चुप हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे इस सजा से नहीं बच पाएंगे। गोपाल, तुम्हें फिलहाल के लिए एल्डर के पद से निलंबित कर दिया जाएगा। मानवेंद्र ने सूचित किया कि गोपाल को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूं। गोपाल ने सिर हिलाया। उसने इस सजा को शालीनता से स्वीकार कर लिया। गोपाल जानता था कि वो इस समस्या से बच नहीं पाएगा, इसलिए उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच तुम्हें दंडित किया जाएगा। मानवेंद्र ने अपना ध्यान सलोनी की ओर लगाया। मानवेंद्र ने सलोनी से कहा कि उसे सजा मिलने वाली है। ये कैसे हो सकता है? ये उचित नहीं है। सलोनी ने तुरंत विरोध किया। जब उसने मानवेंद्र की बात सुनी, उसने अकेले दंडित होना स्वीकार नहीं किया। तुम सिर्फ एक शिष्या हो, इसलिए अपना व्यवहार ठीक रखो। मानवेंद्र ने तुरंत सलोनी को डांटा। गोपाल ने सलोनी से कहा कि वो पता लगाए कि वो कहाँ है। फिर भी मैं इसे स्वीकार नहीं करती। सलोनी ने कहा कि वो इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे परवाह नहीं है कि तुम इसे स्वीकार नहीं करती। तुम लोग इसे सजा कक्ष में ले जाओ। मानवेंद्र ने प्रभारी शिष्य को सलोनी को ले जाने का आदेश दिया। ठीक है। निकटतम शिष्य ने तुरंत सलोनी को पकड़ लिया। वो तुरंत सलोनी को सजा के स्थान पर ले गया। नहीं, मैं नहीं चाहती। सलोनी ने ले जाए न जाने के लिए संघर्ष करने की कोशिश की। ये अफसोस की बात थी कि सलोनी की शक्ति अभी भी बहुत कम थी, इसलिए इस महिला को बहुत जल्दी इस स्थान से ले जाया गया। अब इस कमरे में केवल गोपाल और मानवेंद्र ही रह गए थे। गोपाल, तुमने वास्तव में कुछ बहुत खतरनाक किया है। तुमने आखिर किसे उकसाया है कि ऐसा पागलपन भरा काम हुआ? मानवेंद्र ने तुरंत पूछा कि गोपाल किसे उकसा रहा था। वो सिर्फ एक शिष्य है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सके। गोपाल ने उसे एकमात्र दुश्मन के बारे में बताया जिसे उसने हाल ही में बनाया था। सिर्फ एक शिष्य? क्या उससे निपटना आसान नहीं होगा? मानवेंद्र ने गोपाल से पूछा। ये आसान नहीं है। उसके पीछे ऊंचे पद वाला एक मुख्य शिष्य है, इसलिए उसे हराना आसान नहीं होगा। गोपाल ने मानवेंद्र से कहा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या बहाने हैं। बेहतर होगा कि तुम अपनी समस्याओं को जल्दी हल करो। तुमने जो किया है उससे संप्रदाय की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। अगर कुलपति नाराज हुए तो वो तुम्हें वास्तव में दंडित करेंगे। मानवेंद्र ने गोपाल से इस मामले को तुरंत हल करने के लिए कहा, नहीं तो संप्रदाय के कुलपति हस्तक्षेप करेंगे। मैं समझ गया। गोपाल निश्चित रूप से समझ गया था कि मानवेंद्र का क्या मतलब था। ठीक है। गोपाल से संतोषजनक उत्तर मिलने के बाद मानवेंद्र तुरंत इस स्थान से चला गया। मानवेंद्र को किसी महत्वपूर्ण काम की देखभाल करने के लिए जाना था। धड़ाम, कमीने! गोपाल ने मेज पर बहुत जोर से वार किया। वो वास्तव में अपने साथ जो हुआ उससे बहुत गुस्से में था। वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपराधी होना चाहिए। मैं तुरंत उसके साथ हिसाब चुकता करूंगा। गोपाल ने पहले ही उसे फंसाने वाले अपराधी का अंदाजा लगा लिया था। गोपाल जल्द ही इस मसले को हल करेगा। गोपाल इस स्थान से चला गया। वो आर्यन के खिलाफ रणनीति बनाएगा। हाँ छी, ऐसा लगता है कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। आर्यन ने अपनी नाक रगड़ी। उसने महसूस किया कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है। गोपाल और सलोनी के बारे में खबर इतनी तेजी से फैल गई थी कि व्हाइट क्लाउड सिटी के लोगों ने भी इसके बारे में सुन लिया था। आर्यन जो हुआ उससे संतुष्ट था। अब जबकि वे दोनों काफी मुसीबत में होंगे, गोपाल और सलोनी को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए बड़ी मुसीबत में होना चाहिए। अध्याय 1284 फ्रोजन ब्लड ईटर की आर्यन से मुलाकात। अब उन दोनों को आर्यन को चुनौती देने का साहस करने के लिए परिणाम भुगतने दें। गोपाल और सलोनी निश्चित रूप से इस घटना के बाद बेहद शर्मिंदा होंगे। क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? अचानक कोई आर्यन के सामने खड़ा हो गया। आर्यन ने यह जानने के लिए ऊपर देखा कि उसके सामने वाला व्यक्ति कौन था। जब आर्यन ने ऊपर देखा तो उसने पाया कि उसके सामने एक कामुक महिला थी जो बहुत हॉट लग रही थी। इस महिला का लुक काफी हॉट है। ये महिला आकर्षण से भरी है जो किसी भी पुरुष को उत्साहित कर सकती है। बेशक, कृपया बैठिए। आर्यन ने स्वाभाविक रूप से इस महिला को अपने सामने बैठने की अनुमति दी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि आर्यन हॉट लुक वाली एक सुंदर महिला को मना कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुंदर और हॉट महिला आर्यन के सामने बैठ गई। वो महिला आर्यन को देखकर धीरे से मुस्कुराई। तो तुम्हारा नाम क्या है? इस सुंदर महिला ने आर्यन का नाम पूछा। इस महिला की आवाज बहुत ही मोहक लग रही थी। यह आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो आर्यन को बिस्तर पर जाने के लिए कह रही हो। मुझसे बातें मत घुमाओ, बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो। आर्यन ने इस महिला की ज़रूरतों के बारे में पूछा। वो इस महिला की ज़रूरत जानना चाहता था। कितना अशिष्ट है! आप मुझ जैसी सुंदर महिला से ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब सुंदर महिला ने आर्यन को उसके प्रति इतना अशिष्ट देखा तो वो अप्रसन्न दिखी।
आंटी, मेरे साथ मूर्खता मत करो, मुझे पहले से ही पता है कि तुम कौन हो, आर्यन ने अपने सामने वाली सुंदर महिला से कहा। तुमने कहा आंटी? सुंदर महिला से एक अत्यंत भयानक आभा निकलने लगी। ये देखा गया कि सुंदर महिलाओं को ये पसंद नहीं आया जब उन्होंने आर्यन को खुद को आंटी कहते हुए देखा। आर्यन ने सुंदर महिला की प्रतिक्रिया देखी। ये देखा गया कि सुंदर महिला की प्रतिक्रिया उसके द्वारा कही गई बात से बहुत क्रोधित थी। इस महिला की आभा बहुत भयानक है। ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला कुछ बहुत खतरनाक है। आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए अगर मैं आपको आंटी कहूं तो ठीक है ना? आर्यन ने अपनी आंखों के सामने सुंदर महिला से कहा। क्या तुम सच में जीने से उब गए हो? एक सुंदर महिला आर्यन को देखकर मुस्कुराई। ये मुस्कान इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को कपा सकती थी। जीवन एक उपहार है, इसलिए मेरे जीने से उबने का कोई सवाल नहीं है, आर्यन ने अपने सामने वाली सुंदर महिला से कहा। सुंदर महिला ने आर्यन की प्रतिक्रिया देखी। ये आदमी बहुत शांत था, तब भी जब उसने बहुत तेज मारक आभा छोड़ी थी। अगर ये कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वे आर्यन के सामने सुंदर महिला की जानलेवा आभा को देखकर तुरंत घबरा जाते। तो मुझसे मिलने आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मुझे पता है कि तुम निश्चित रूप से एक हत्यारी हो, आर्यन ने अपने सामने वाली सुंदर महिला से कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक हत्यारी हूं? सुंदर महिला हैरान दिखी जब उसने आर्यन को देखा, जो उसकी पहचान जानता था। सुंदर महिला को लगा कि उसका वेश बहुत अच्छा था, इसलिए आर्यन को नहीं पता होना चाहिए था कि वो कौन थी। तुमने अपने कपड़ों के नीचे हथियार और जहर छिपा रखा है, जाहिर है इसे देखना बहुत आसान है, आर्यन ने अपने सामने वाली सुंदर महिला से कहा। आर्यन इस महिला की जांच करने के लिए पहले ही ईश्वरीय नेत्रों का उपयोग कर चुका था। जब आर्यन ने ईश्वरीय नेत्रों का उपयोग किया तो उसने पाया कि ये महिला अपने शरीर में हथियार और कुछ जहर छिपा रही थी। आर्यन की बात सुनकर सुंदर महिला का मुंह खुला रह गया। आर्यन ने जो कहा उसने उसकी पूरी पहचान उजागर कर दी थी। तो तुमने मेरी पहचान के बारे में अंदाजा लगा लिया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। सुंदर महिला को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन ने उसकी पहचान का अंदाजा लगा लिया होगा। मुझे कम मत समझो, मैं मूर्ख नहीं हूं। तो तुम्हें किसने भेजा है? आर्यन ने पूछा कि इस महिला को उसके पास किसने भेजा था। तुम गलत हो, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं इस जगह इसलिए आई क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हूं। इस महिला ने आर्यन को बताया कि वो आर्यन की ओर आकर्षित है। मेरी ओर आकर्षित? तुम्हें मुझ में क्या आकर्षित लगा? आर्यन ने पूछा कि इस महिला को उसमें क्या आकर्षित लगा। मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हूं। क्या मुझ जैसी सुंदर महिला तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं होनी चाहिए? सुंदर महिला ने आर्यन से पूछा। बेशक आप हो सकती हैं, आपका शरीर बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से मुझे ये पसंद है। आर्यन ने अपने सामने सुंदर महिला के शरीर को देखा। इस महिला का शरीर वास्तव में बहुत मोहक था। क्या तुम सच में इस शरीर में रुचि रखते हो? सुंदर महिला ने आर्यन को अपनी शारीरिक बनावट को थोड़ा दिखाना शुरू कर दिया। इस महिला ने जानबूझकर दिखावा किया और आर्यन को चिढ़ाया। मैं एक सामान्य पुरुष हूं, निश्चित रूप से मुझे ये पसंद है, आर्यन ने सुंदर महिला से कहा। सुंदर महिला की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया। तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? सुंदर महिला ने आर्यन को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। कहाँ चलना है? आर्यन ने तुरंत पूछा कि सुंदर महिला उसे कहाँ ले जाना चाहती है। जाओ और एक कमरा लो, सुंदर महिला ने आर्यन से कहा। आर्यन ने अपनी भौहें चढ़ा लीं कि उसने सुना कि इस महिला ने क्या कहा। ये महिला बहुत बहादुर है। उसने तुरंत आर्यन को कमरा लेने के लिए आमंत्रित किया। मूर्ख भी जानते होंगे कि क्या होता है जब एक पुरुष और महिला कमरा लेते हैं। जब दो लोग कमरा लेते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। आर्यन अभी भी सतर्क था, उसके सामने ये महिला एक हत्यारी थी, इसलिए उसे हॉट और सुंदर महिलाओं से निपटने में सावधानी बरतनी थी। इस महिला से सतर्क रहने के बावजूद आर्यन के लिए इस तरह के निमंत्रण को अस्वीकार करना संभव नहीं था। आर्यन के लिए ऐसा कुछ अनुभव करना दुर्लभ था। साथ ही आर्यन जानना चाहता था कि ये महिला क्या करना चाहती है। वो देखना चाहता था कि ये सुंदर हत्यारी क्या करेगी। ठीक है, चलो चलते हैं। आर्यन जाने और कमरा लेने के लिए सहमत हो गया। क्या? इस बार सुंदर महिला के हैरान होने की बारी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसके निमंत्रण पर सहमत हो जाएगा। भले ही शुरू से वो सिर्फ मजाक करना और आर्यन को चढ़ाना चाहती थी। मैं तो बस मजाक कर रही थी, इसलिए इसे गंभीरता से मत लो, सुंदर महिला ने कहा कि वो आर्यन के साथ मजाक कर रही थी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम पहले मजाक कर रही थी, मेरे साथ चलो। आर्यन ने सुंदर महिला को खींचा। उसने सुंदर महिला को कमरा लेने के लिए आमंत्रित किया। 1 मिनट रुको, सुंदर महिला ने आर्यन को रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्य से आर्यन ने खुद को इतनी जोर से खींचा कि वो विरोध नहीं कर सकी। कितना शक्तिशाली है! सुंदर महिला को आर्यन की शक्ति पर विश्वास नहीं हुआ। आर्यन की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। एक सुंदर महिला आर्यन से लड़ने में सक्षम थी। वो आर्यन के द्वारा इस जगह के आसपास के सराय की ओर घसीटा गया। 1 मिनट रुको, मैं भी किसी ऐसे व्यक्ति की तरह क्यों लग रही हूं जो उसका आज्ञाकारी है? भले ही यहां आने का मेरा उद्देश्य उसे चिढ़ाना और उसे अपना आज्ञाकारी बनाना है।
फ्रोजन ब्लड ईटर को ऐसा नहीं लगा कि आर्यन उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। ये स्पष्ट रूप से उसकी योजनाओं से बिल्कुल अलग था। आर्यन ने जिस सुंदर और सेक्सी महिला को खींचा था वो फ्रोजन ब्लड ईटर थी। वो वही महिला थी जिससे सानवी मिली थी और सानवी के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। आर्यन फ्रोजन ब्लड ईटर को कमरे में ले आया। कमरे में पहुंचने के बाद आर्यन ने तुरंत फ्रोजन ब्लड ईटर को बिस्तर पर पटक दिया। फ्रोजन ब्लड ईटर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। किसी कारण से उसकी शक्ति अचानक बिना किसी कारण के गायब हो गई थी। अध्याय 1285। पल्लवी। मेरे साथ क्या हुआ? पल्लवी ये सोचने लगी कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी शक्ति अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के गायब हो गई थी। क्या हुआ? क्या तुम असहज महसूस कर रही हो? आर्यन ने तुरंत पूछा कि पल्लवी सहज महसूस कर रही है या नहीं। तुमने मेरे साथ क्या किया है? पल्लवी ने पूछा कि आर्यन ने उसके साथ क्या किया था। मैंने क्या किया है? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। आर्यन ने कहा कि उसने पल्लवी के साथ कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने निश्चित रूप से मेरे साथ कुछ किया है। पल्लवी को आर्यन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। आर्यन ने उसके साथ कुछ न कुछ जरूर किया था। आर्यन पल्लवी की बात सुनकर मुस्कुराया। ये महिला लाचार होने पर प्यारी लग रही थी। कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूं। तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि तुम कौन हो? आर्यन ने पल्लवी से एक सवाल पूछा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। पल्लवी ने आर्यन को यह बताने से इनकार कर दिया कि वो कौन है। तो फिर मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये देखते हुए कि पल्लवी सच नहीं बोलना चाहती थी, आर्यन को इस महिला को खुद बोलने पर मजबूर करना पड़ा। आर्यन ने अपना हाथ पल्लवी की ओर बढ़ाया। वो अपना हाथ पल्लवी के शरीर की ओर बढ़ाने लगा। तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अभी रुक जाओ। पल्लवी ने आर्यन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पास आर्यन को रोकने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। आर्यन ने पल्लवी के शरीर को छुआ और अपने कौशल का उपयोग करके पल्लवी के शरीर को उत्तेजित करने लगा। उसका शरीर बहुत सुंदर है, ये बहुत लुभावना है। आर्यन ने पल्लवी के शरीर के बारे में सोचा। पल्लवी का शरीर बहुत लुभावना और बहुत सुंदर है। ये एक पके हुए फल की तरह है जो बहुत स्वादिष्ट लगता है। पल्लवी आर्यन के छूने पर कराहने लगी। उसे बेहद आरामदायक एहसास हुआ। ये लड़का क्या कर रहा है? ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है? पल्लवी सोचने लगी कि आर्यन के स्पर्श से उसे इतना आरामदायक एहसास क्यों हो रहा है। पल्लवी ने पहले कभी इतना आरामदायक महसूस नहीं किया था। ये इतना आरामदायक था कि उसका सिर घूमने लगा। सुंदर महिला, क्या आप मुझे अपना नाम बताना चाहेंगी? आर्यन ने पल्लवी से फिर पूछा। वो पल्लवी का नाम जानना चाहता था। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं कौन हूं। पल्लवी ने आर्यन को अपने बारे में बताने से मना कर दिया। पल्लवी अभी भी आर्यन को अपने बारे में न बताने पर अड़ी रही। पल्लवी की चेतना बनी हुई थी, इसलिए यह अजीब नहीं था कि पल्लवी आर्यन की क्षमताओं का सामना कर सके। मुझे लगता है कि मुझे और अधिक गंभीर होने की जरूरत है। पल्लवी को अभी भी पलटवार करने में सक्षम देखकर आर्यन ने और अधिक गंभीर होने का फैसला किया। आर्यन ने पैशन गॉडेस तकनीक का इस्तेमाल किया। वो पैशन गॉडेस तकनीक से पल्लवी को कमजोर कर देगा। जब आर्यन ने पैशन गॉडेस तकनीक का उपयोग करना शुरू किया तो पल्लवी अजीब लक्षण दिखाने लगी। देखा जा सकता था कि पल्लवी बहुत उत्साहित होने लगी थी। रुको, ये बहुत शक्तिशाली है। पल्लवी के पास कोई प्रतिरोध नहीं था। इस महिला के पास आर्यन के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं था। पल्लवी की चेतना कमजोर और कमजोर होती गई। वो एक जबरदस्त सुख से घिरने लगी। इस समय पल्लवी के दिमाग में केवल सुख था। वो आर्यन के कौशल के आगे झुकने लगी थी। और कृपया और करें। पल्लवी ने आखिरकार आर्यन से और शक्तिशाली होने के लिए कहा। वो चाहती थी कि आर्यन उसे सहज महसूस कराए। नहीं, मैं बस यहीं रुकूंगा। ये देखते हुए कि पल्लवी ने उत्तेजित होने के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया है, आर्यन तुरंत रुक गया और पल्लवी के शरीर से दूर चला गया। आर्यन के जाने पर पल्लवी को खालीपन महसूस हुआ। ये खालीपन उसके लिए बेहद असहज था। पल्लवी आर्यन के करीब आने लगी। वो आर्यन को वो सब जारी रखने के लिए लुभाने की कोशिश करने लगी जो वो पहले कर रहा था। तुम क्यों रुक गए? कृपया वही जारी रखो जो तुम पहले कर रहे थे। पल्लवी ने आर्यन से वही जारी रखने को कहा जो वो पहले कर रहा था। नहीं, मैं नहीं चाहता। आर्यन ने अपना चेहरा घुमा लिया, खुद से कहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहता। अभी आर्यन पल्लवी के प्रति उदासीन होने की कोशिश कर रहा था ताकि पल्लवी उससे विनती करती रहे। कृपया मेरी मदद करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं वो सब करूंगी जो तुम चाहते हो। पल्लवी वास्तव में इसे और सहन नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने कुछ भी करने का वादा किया जब तक आर्यन उसकी मदद करना चाहता था। क्या तुम्हें अपनी बात पर यकीन है? आर्यन ने पूछा। वो पल्लवी से पुष्टि और शपथ चाहता था। मैं वो सब करने की शपथ लेती हूं जो तुम चाहते हो, इसीलिए मेरी मदद करो। पल्लवी ने कहा कि उसने वो सब करने का वादा किया है जो आर्यन चाहता था। आर्यन ये सुनकर मुस्कुराया। आखिरकार पल्लवी ने पूरी तरह से उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? आर्यन ने कहा कि वो पल्लवी और आर्यन के पास आने के उसके उद्देश्य के बारे में जानना चाहता था।
मेरा नाम पल्लवी है, मुझे फ्रोजन ब्लड ईटर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने तुम्हें पहले बताया था, मैं आई हूं क्योंकि मुझे तुम में इंटरेस्ट है। पल्लवी ने अपने और आर्यन से मिलने आने के अपने उद्देश्य के बारे में बताया। तुम्हें मुझमें क्या आकर्षित लगा? आर्यन ये जानना चाहता था कि पल्लवी को उसमें क्या आकर्षित लगा। मैं तुमसे इसलिए आकर्षित हूं क्योंकि विंड शैडो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, या यूं कहें कि मुझे तुमसे जलन होती है, पल्लवी ने आर्यन से कहा। पल्लवी को बहुत जलन हुई जब उसने देखा कि विंड शैडो आर्यन की इतनी परवाह करती है। उसे ये पसंद नहीं आया। विंड शैडो कौन है? आर्यन उस व्यक्ति को नहीं जानता था जिसके बारे में पल्लवी ने अभी बात की थी। वो नहीं जानता था कि वो विंड शैडो कौन है जिसके बारे में पल्लवी ने बात की। तो उसने अभी तक तुम्हें नहीं बताया? ऐसा लगता है कि वो तुम्हें इसके बारे में नहीं बताना चाहती। पल्लवी खिलखिला कर हंसी जब उसे पता चला कि सानवी ने अभी तक आर्यन को अपनी पहचान नहीं बताई है। मेरे साथ रहस्यमयी बनने का प्रकंड मत करो, जल्दी बताओ तुम्हारा मतलब किससे है। आर्यन ये जानने के लिए उत्सुक था कि पल्लवी का मतलब किससे था। अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराने में सक्षम होना पड़ेगा, पल्लवी ने आर्यन से कहा। मुझे दोष मत देना, मैं तुम्हें बोलने पर मजबूर कर दूंगा। पल्लवी को अभी भी आर्यन से रहस्य छिपाने की कोशिश करते देखकर आर्यन ने पल्लवी की जानकारी को गहराई से खोदने का फैसला किया। आर्यन ने पल्लवी को गिरा दिया। उसने तुरंत पल्लवी को निहत्था कर दिया। आर्यन ने उन हथियारों और जहर को फेंक दिया जो पल्लवी ने जमा कर रखे थे। वो इतना मूर्ख नहीं था कि पल्लवी के शरीर में ऐसी चीजों को रहने दे। पल्लवी ने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया जब आर्यन ने पल्लवी के शरीर के सभी हथियारों को हटा दिया। उसने आर्यन को ऐसा करने दिया। पल्लवी को आर्यन द्वारा दिए गए एहसास को पसंद आने लगा था, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पल्लवी आर्यन को वो सब करने देती है जो वो चाहता है। अध्याय 1286। एक नई दासी मिली। पल्लवी के शरीर से सब कुछ हटाने के बाद आर्यन ने तुरंत पल्लवी द्वारा पहने गए सभी कपड़े उतार दिए। आर्यन ने चीजों को आसान बना दिया। पल्लवी का शरीर इतना कामुक था कि उसे देखकर ही आर्यन उत्साहित महसूस करने लगा। आर्यन ने पल्लवी के वक्षों की ओर अपना हाथ बढ़ाया जो बहुत लुभावने लग रहे थे। वो पल्लवी के दोनों वक्षों को छूने और उनके साथ खेलने लगा। आह, वहां! पल्लवी आर्यन का स्पर्श महसूस करते ही तुरंत चिल्ला उठी। जब आर्यन ने उसे छुआ तो पल्लवी बहुत खुश लग रही थी। आर्यन इन दोनों वक्षों के साथ आटे की तरह खेलने लगा। आर्यन ने अपनी उंगलियों का उपयोग पल्लवी को एक महिला होने का सुख महसूस कराने के लिए किया। ये बहुत अच्छा है। आर्यन को उस चीज का एहसास पसंद आया जिसे उसने पकड़ रखा था। जो आर्यन ने पकड़ा था वो बहुत अच्छा था। पल्लवी एक असाधारण हत्यारी थी। उसके पास बहुत अच्छी पूंजी थी। पल्लवी ने निश्चित रूप से इसका उपयोग उस शिकार को आकर्षित करने के लिए किया होगा जिसे वो मारना चाहती थी। क्या आपको मेरा ये रूप पसंद है? पल्लवी ने आर्यन से पूछा। पल्लवी जानना चाहती थी कि आर्यन उसके बारे में क्या सोचता है। वर्तमान पल्लवी इतनी ईमानदार थी, उसने आर्यन से पूछा कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। बेशक, ये बहुत अच्छा है। क्या तुम अपने शिकार को पकड़ने के लिए इस चीज का उपयोग करती हो? आर्यन ने अपने सामने मौजूद पल्लवी से कहा। आर्यन अपनी पकड़ को थोड़ा कसना नहीं भूला। वास्तव में नहीं, मैं लोगों को इतनी आसानी से इसे छूने नहीं देती। पल्लवी ने बताया कि वो किसी को भी इसे इतनी आसानी से छूने नहीं देती। उसने अपने लक्ष्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। पल्लवी एक हत्यारी थी। उसे अपने लक्ष्य को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा पल्लवी अपने दुश्मन के लिए एक आसान लक्ष्य बन सकती थी। तो फिर तुमने मुझे इसे छूने क्यों दिया? आर्यन ने पूछा कि पल्लवी ने खुद को इसे छूने की अनुमति क्यों दी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अलग हैं, आप मुझे बहुत सहज महसूस करा सकते हैं। पल्लवी ने वो कारण बताया जिसके कारण उसने आर्यन को खुद को छूने दिया। तो यही कारण है, तो मैं अब और संकोच नहीं करूंगा। पल्लवी द्वारा दिए गए कारण को सुनकर आर्यन पल्लवी की सुंदरता का आनंद लेने में अब और संकोच नहीं करेगा। आर्यन और अधिक साहसी होने लगा। उसने पल्लवी की फूल की कली को चूसा जो बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। आर्यन ने इसका बहुत आराम से आनंद लिया। पल्लवी ऐसी आवाज में कराहने लगी जो और तेज होती गई और कामुक लग रही थी। इसने इस कमरे को बहुत जीवंत बना दिया। आर्यन ने जो किया वो पल्लवी के लिए बहुत अच्छा था। आर्यन के कौशल ने पल्लवी को तुरंत चरम पर पहुंचा दिया। जब वो चरम पर पहुंची तो पल्लवी का शरीर कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि पल्लवी को जो हो रहा था उससे अत्यधिक आनंद मिल रहा था। अब बस, मैं इसे और सहन नहीं कर सकती। पल्लवी चरम पर पहुंचने के बाद काफी थक चुकी थी। ये मजा बहुत ज्यादा था। ये पहली बार था जब पल्लवी ने इतना तीव्र सुख महसूस किया था कि उसका शरीर इतना कमजोर और सुस्त हो गया था। तुम क्या कह रही हो? ये तो बस शुरुआत है, चलो अपने समय का आनंद लें। आर्यन ने पल्लवी को पीछा नहीं छुड़ाने दिया। वो इस महिला को अपना आज्ञाकारी बना देगा। आर्यन पल्लवी की क्षमता देख सकता था, इसलिए सुंदरी को अपना आज्ञाकारी बनने के लिए प्रशिक्षित करना ठीक था। कृपया मुझ पर दया करें। पल्लवी ने आर्यन से दया मांगने की कोशिश की। वो बहुत हताश लग रही थी जब उसने देखा कि आर्यन उसे चिढ़ाना जारी रख रहा था, जबकि वो पहले से ही काफी थक चुकी थी।
आर्यन को पल्लवी की विनती की परवाह नहीं थी। वो पल्लवी के कामुक शरीर के साथ खेलता रहा। आर्यन ने पल्लवी के सुंदर शरीर का आनंद लेते हुए उसके शरीर के सभी अंगों के साथ खेला। आर्यन ने पल्लवी के गुप्त बगीचे की ओर अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया। वो पल्लवी के गुप्त पौधे की खोज करने लगा। पल्लवी का गुप्त बगीचा बहुत सुंदर दिखता है। ये महिला अपनी संपत्ति का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ओह! जैसे ही आर्यन ने उसके निजी अंगों को छूना शुरू किया, पल्लवी तुरंत फिर से चरम पर पहुंच गई। पल्लवी वास्तव में आर्यन की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नहीं, नहीं, पल्लवी ने अत्यधिक सुख को सहने की कोशिश की। उसने अतुलनीय आराम की भावना को दबाने की कोशिश की। मैं और नहीं रोक सकती। पल्लवी पूरी तरह से आर्यन से हार गई थी। वो कुछ ही मिनटों में कई बार चरम पर पहुंच चुकी थी। कई बार चरम पर पहुंचने के बाद पल्लवी बेहोश हो गई। ये महिला आर्यन के अत्यधिक आक्रमण को सहन नहीं कर सकती थी। आखिरकार इस महिला को पूरी तरह से जीत लिया गया है। आर्यन को बहुत गर्व महसूस हुआ जब उसने देखा कि पल्लवी ने उसे पूरी तरह से हरा दिया है। अब पल्लवी आर्यन के अलावा किसी भी सुख को सहन और प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी। मास्टर, आपको सावधानी के तौर पर दासी प्रेम संबंध का उपयोग करना चाहिए। इस महिला को पाला नहीं बदलने दें। अवनी ने आर्यन से पल्लवी पर दासी प्रेम संबंध का उपयोग करने के लिए कहा, ताकि ये महिला उससे गद्दारी न करे। ये काफी अच्छा विचार है। मैं उसे अपनी बात मनवा सकता हूँ। आर्यन अवनी के सुझाव से सहमत हो गया। पल्लवी आर्यन के लिए बहुत मददगार होगी। आर्यन उससे अपने लिए कुछ काम करने के लिए कह सकता था। आर्यन ने पल्लवी के पेट की ओर अपना हाथ बढ़ाया। वो पल्लवी को छूने और उसे दासी प्रेम संबंध देने लगा। जब ऐसा हुआ तो पल्लवी ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। ये महिला आर्यन से पूरी तरह से हार गई थी। पल्लवी कराहने लगी जब आर्यन ने उसे एक दासी प्रेम संबंध दिया। पल्लवी को एक अजीब एहसास हुआ जब आर्यन ने उसे एक दासी प्रेम संबंध दिया। एक पल बाद दासी प्रेम संबंध बन गया। अभी पल्लवी आर्यन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगी, अन्यथा उसे जलन और उत्तेजना महसूस होगी। फू मास्टर, ऐसा लगता है कि आपको बिस्तर गर्म करने के लिए एक नई दासी मिल गई है। अवनी खिलखिला उठी जब उसने आर्यन को देखा, जो एक नई दासी पाने में कामयाब रहा, जो सुंदर और काफी कामुक थी। कोई बात नहीं, मुझे आपको एक सुंदर महिला मिलते हुए देखना अच्छा लगता है, अवनी ने आर्यन से कहा। अवनी को आर्यन को एक सुंदर महिला मिलते देखना अच्छा लगा। इस तरह परिद्वार और भी मजबूत हो जाएगा। चारू अब कहाँ है? आर्यन ने पूछा कि चारू अब कहाँ है। वो जानना चाहता था कि वो छोटी लड़की कहाँ गई है। वो परिद्वार के अंदर कुछ काम कर रही है। अवनी ने आर्यन को बताया कि चारू परिद्वार के अंदर किसी चीज पर काम कर रही थी। क्या वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर रही है? आर्यन ने पूछा कि क्या चारू अवनी के लिए परेशानी खड़ी कर रही है? नहीं, उसने मेरे लिए परेशानी खड़ी नहीं की। इसके विपरीत वो मेरे लिए काफी मददगार थी। अवनी ने उसे बताया कि चारू ने निकास द्वार की देखभाल की। ये अच्छी खबर है। आर्यन खुश था कि चारू अवनी की मदद कर सकती है। ऐसा लगा कि चारू को रुकने देने का विकल्प बिल्कुल सही था। पल्लवी होश में आई। बेहोशी से जागते समय वो थोड़ी मदहोश थी। मेरे साथ क्या हुआ? पल्लवी ने पूछा कि क्या हुआ। पल्लवी वर्तमान में बहुत उलझन में महसूस कर रही है। अध्याय 1287। पल्लवी बहुत आज्ञाकारी बन गई। तुम जाग गई? क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने पल्लवी की स्थिति के बारे में पूछा। आर्यन पल्लवी की हालत जानना चाहता था। तुम? पल्लवी को आखिरकार याद आने लगा कि क्या हुआ था। इससे पहले कि वो हार मानती, उसे आर्यन ने हरा दिया था। पल्लवी को लगा कि वो पागल थी। भले ही शुरू में पल्लवी आर्यन को जीतना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन ने ही उसे जीत लिया है। पल्लवी उलझन में पड़ने लगी। इस समय उसके दिमाग में केवल आर्यन था। आर्यन ने जो किया था वो पूरी तरह से उसकी आत्मा में बस गया था। तुम दुष्ट हो। पल्लवी ने कहा कि आर्यन बहुत दुष्ट था। आर्यन ने उसे खुद के प्यार में फंसा लिया था। कितनी बुरी बात है। क्या तुमने ही मुझसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था? आर्यन ने पल्लवी से कहा। पल्लवी का चेहरा ये सुनकर लाल हो गया, क्योंकि पहले उसने आर्यन से कितनी उत्सुकता से विनती की थी। पल्लवी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा शर्मनाक दिन कभी आएगा। उसने अपने लक्ष्य से कुछ तर्कहीन मांग की थी। पल्लवी के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पल्लवी ने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया था। आर्यन ने पल्लवी के चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया। उसने पल्लवी का सुंदर चेहरा देखा। अब से तुम मेरी हो। तुम्हें मेरे सभी आदेशों का पालन करना होगा। आर्यन ने पल्लवी से कहा कि उसे उसकी बात माननी होगी। मैं ऐसा क्यों करूं? मैं ऐसा नहीं करना चाहती। पल्लवी ने तुरंत आर्यन की बात को खारिज कर दिया। वो किसी की आज्ञा नहीं मानना चाहती थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहती? आर्यन ने पल्लवी से पूछा। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। पल्लवी ने कहा कि वो आर्यन की बात नहीं मानेगी। जैसे ही पल्लवी ने कहा कि वो आर्यन की बात नहीं मानेगी, अचानक दासी प्रेम अनुबंध सक्रिय होने लगा और पल्लवी का शरीर गर्म और अजीब महसूस करने लगा। ओह, क्या हुआ? पल्लवी को फिर से अपने शरीर में एक असहज भावना महसूस हुई। इस भावना ने पल्लवी को लाचार महसूस कराया। बहुत बुरा हुआ। आर्यन पल्लवी की अस्वीकृति देखकर मुस्कुराया। तुमने मेरे साथ क्या किया है?
पल्लवी ने तुरंत पूछा कि आर्यन ने उसके साथ क्या किया था। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें एक दासी प्रेम अनुबंध दिया है। अगर तुम मेरे साथ गड़बड़ करोगी तो तुम्हें अपने शरीर में असहज भावनाएं महसूस होंगी जो तुम्हें पागल कर सकती हैं। आर्यन ने आखिरकार पल्लवी को सच बताया। आर्यन ने बताया कि उसने पल्लवी को पहले ही एक दासी अनुबंध दे दिया है। सौभाग्य से आर्यन ने अवनी की सलाह मानी थी, इसलिए वो पल्लवी को बहुत आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम था। तुम एक राक्षस हो। पल्लवी आर्यन की बात सुनकर असंतुष्ट दिखी। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरी बन जाओगी तो तुम मुझे छोड़ नहीं पाओगी। आर्यन ने पल्लवी को फिर से छुआ। उसने पल्लवी से कहा कि वो भाग नहीं पाएगी। पल्लवी का दिल अचानक धड़क उठा जब उसने आर्यन की बात सुनी। उसकी वर्तमान स्थिति आर्यन की बातों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। पल्लवी का दिल और शरीर आर्यन ने प्राप्त कर लिया है। साथ ही आर्यन ने पल्लवी पर दासी प्रेम अनुबंध का उपयोग किया है। अब पल्लवी वास्तव में आर्यन को नहीं छोड़ सकती। तो शुरू से ही मैं आपकी हथेली पर खेल रही थी। पल्लवी को उम्मीद नहीं थी कि वो पहले से ही आर्यन की हथेली पर खेल रही थी। ऐसी बातें मत करो। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हूं। आर्यन ने कहा कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो पल्लवी की ओर आकर्षित था। पल्लवी का चेहरा आर्यन के बहकावे को सुनकर लाल हो गया। वो इस तरह की चीजों से कमजोर पड़ गई। भले ही पल्लवी किसी पुरुष की मीठी बातों से आसानी से नहीं पिघलती थी, लेकिन अब आर्यन की बातें आसानी से पल्लवी को शर्मिंदा और खुश दोनों कर सकती थीं। तुमने कहा था कि तुम एक हत्यारी हो, है ना? आर्यन ने पल्लवी की पहचान के बारे में फिर से पूछा। हाँ, मैं वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक हत्यारी थी। पल्लवी से मिलने के बाद कोई भी शिकार नहीं बच सकता था। ये महिला किसी पुरुष को निगले बिना उसका शिकार कर सकती थी। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ पता लगाओ। आर्यन ने बताया कि वो चाहता था कि पल्लवी उसके लिए कुछ ढूंढे। आपको क्या चाहिए? जब तक मैं उसे ढूंढ सकती हूं, मैं उसे हमारे लिए ढूंढूंगी। पल्लवी ने पूछा कि आर्यन को क्या चाहिए। वो जानना चाहती थी कि आर्यन को क्या चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए किसी को ढूंढो। हाल ही में किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। आर्यन ने कहा कि हाल ही में कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए आर्यन चाहता था कि पल्लवी उस व्यक्ति को ढूंढने में उसकी मदद करे। ठीक है, फिर मुझे इसे आपके लिए ढूंढने दें, लेकिन पहले मैं ऐसा करने के लिए एक इनाम चाहती हूं। पल्लवी ने कहा कि वो आर्यन की बात मानेगी, लेकिन उससे पहले पल्लवी आर्यन से एक उपहार चाहती थी। पल्लवी ने फिर से आर्यन के साथ मजाक किया। इस बार वो आर्यन को थोड़ा चिढ़ाना चाहती थी। तो मैं तुम्हें एक उपहार देता हूं। आर्यन ने पल्लवी को बिस्तर पर पीछे की ओर धकेल दिया। रुकिए युवा मास्टर, मैं बस मजाक कर रही थी। पल्लवी ने आर्यन को रोकने की कोशिश की। वो आर्यन की हरकतों को और सहन नहीं कर सकती थी। पल्लवी को बहुत पछतावा हुआ जब उसने आर्यन को चिढ़ाया। पल्लवी जब भी आर्यन को चिढ़ाना चाहती थी, वो मुसीबत में पड़ जाती थी। ओह नहीं! पल्लवी की चीखें और कराहें कमरे में फिर से गूंजने लगी। देखा गया कि आर्यन फिर से पल्लवी को सबक सिखा रहा था। पल्लवी की कराहें कुछ देर तक गूंजती रहीं। आर्यन के कौशल ने पल्लवी को लाचार कर दिया। बहुत आसानी से आर्यन ने पल्लवी को कई बार चरम पर पहुंचा दिया। आर्यन के पल्लवी को चिढ़ाना शुरू करने के बाद आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत गया था। अभी पल्लवी निढाल पड़ी थी। कैसे? क्या तुम मेरा अनुरोध स्वीकार करना चाहती हो? आर्यन ने फिर से पल्लवी से पूछा। वो पल्लवी के जवाब के बारे में उत्सुक था। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा युवा मास्टर कहते हैं। पल्लवी अब बहुत आज्ञाकारी थी। उसके मन में आर्यन के खिलाफ जरा भी प्रतिरोध नहीं था। बहुत अच्छा, तो मैं ये मामला तुम पर छोड़ता हूं। आर्यन पल्लवी द्वारा दिए गए उत्तर से बहुत संतुष्ट था। तो मैं पहले चलता हूं। आर्यन ने कहा कि वो पहले जाएगा। वो ये सारे मामले पल्लवी पर छोड़ देगा। ठीक है, पल्लवी ने सिर हिलाया। वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। पल्लवी बेहद थक चुकी थी, इसलिए यह अजीब नहीं था कि वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। आर्यन के हाथों के कौशल ने उसके शरीर और मानसिक मन को दुनिया के सबसे अच्छे एहसास का अनुभव कराया था। आर्यन पल्लवी को छोड़कर चला गया। आर्यन को पूरा भरोसा था कि पल्लवी अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती है। आर्यन आंतरिक प्रांगण में लौटने के लिए सराय से निकला। उसका इरादा ये देखना था कि संप्रदाय की स्थिति कैसी है। आर्यन के कार्यों के कारण संप्रदाय में किस तरह की हलचल हुई है। जब आर्यन संप्रदाय में वापस लौटना चाहता था तो उसने पाया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये लोग कौन हैं? आर्यन पूछने लगा कि उसका पीछा कौन कर रहा है। आर्यन को इन लोगों से डर का एहसास हुआ। अध्याय 1288 वरद और शरण के विरुद्ध। मुझे जाकर इन लोगों का पता लगाना चाहिए। आर्यन ने इन लोगों की पहचान जानने का इरादा किया। वो इन लोगों की पहचान के बारे में काफी उत्सुक था। आर्यन ने अपने पीछे आने वाले लोगों को एक सुनसान जगह पर लालच देने का फैसला किया। आर्यन का इरादा उन दोनों को सुनसान जगह पर खोजने का था। शहर का केंद्र बहुत अधिक भीड़भाड़ वाला था, इसलिए यदि आर्यन उनसे निपटना चाहता था तो ये बहुत कठिन होता। साथ ही ये लोग आर्यन के सामने खुद को प्रकट नहीं करते। आर्यन एक सुनसान इलाके में चला गया।
वो मानवीय नज़रों से दूर एक एकांत जगह पर जाकर उन दोनों को बेनकाब करना चाहता था। आर्यन के सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद आखिरकार वो व्यक्ति जो आर्यन के पीछे आया था बाहर आने को तैयार हुआ। आर्यन ने देखा कि वहां लबादा पहने 2 लोग थे। ये 2 लोग आर्यन से छिपने की कोशिश कर रहे थे। तुम लोग कौन हो? आर्यन ने तुरंत अपने सामने मौजूद 2 लोगों की पहचान पूछी। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं। हम यहां तुम्हारे हाथों में मौजूद सौर पत्थर लेने आए हैं। उन दोनों लोगों ने कहा कि वे आर्यन के हाथ में मौजूद सौर पत्थर लेने आए हैं। तुम्हें मेरे पास मौजूद सौर पत्थर की क्या जरूरत है? आर्यन ने पूछा कि इन 2 लोगों को उसके पास मौजूद सौर पत्थर की क्या आवश्यकता है। ये सही है, सौर पत्थर वास्तव में तुम्हारे हाथों में है। फिर हम सही व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, 2 लोगों में से एक ने आर्यन से कहा। आर्यन अपनी भौहें चढ़ाने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों लोग कोड ब्रेकर संगठन के थे। तो तुम दोनों कोड ब्रेकर संगठन से हो? ये दिलचस्प है। आर्यन ने तुरंत उन दोनों की पहचान उजागर कर दी। ये 2 लोग वरद और सरण थे। वे दोनों आर्यन को मारने और उसके हाथों में मौजूद सौर पत्थर लेने गए थे। तो तुम पहले से ही जानते हो कि हम कौन हैं। ये अच्छा है, तो अब तुम और जीवित नहीं रह सकते। वरद और सरण को इस बात की परवाह नहीं थी कि क्या हुआ। उन दोनों का इरादा आर्यन को मारने और तुरंत उसके हाथ में मौजूद सौर पत्थर लेने का था। क्या तुम्हारे पास ऐसा करने की क्षमता है? आर्यन ने अपने सामने मौजूद वरद और सरण से पूछा। कोड ब्रेकर संगठन के लोगों को कभी कम मत समझना, हम सभी प्रशिक्षित लोग हैं, वरद ने आर्यन से कहा। यह स्पष्ट था कि वरद को आर्यन द्वारा उपहास किया जाना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। तो आगे बढ़ो, मैं देखना चाहता हूं कि कोड ब्रेकर संगठन द्वारा मुझे पकड़ने के लिए भेजे गए लोगों की ताकत कैसी है। आर्यन ने वरद और सरण को आगे आने के लिए कहा। वो देखना चाहता था कि ये दोनों लोग किस तरह की ताकत रखते हैं। चलो इसे मार डालते हैं, इस व्यक्ति ने मुझे गुस्सा दिलाया है। वरद आर्यन से नाराज था। ऐसा लग रहा था कि वरद आर्यन को मारना चाहता था। चलो इसे खत्म करते हैं और जल्दी वापस चलते हैं। इसे मारने और इसके पास मौजूद सौर पत्थर लेने के बाद हमें पदोन्नति मिलेगी। सरण बहुत सहमत था जब वरद ने खुद से आर्यन को मारने के लिए कहा। वरद और सरण द्वारा आर्यन को मारने में सफल होने के बाद उन दोनों को पदोन्नति में एक बड़ा उछाल मिलेगा। इस तरह वे दोनों अपने अस्तित्व के लिए अधिक लाभ प्राप्त कर सकते थे। वरद और सरण आर्यन की ओर बढ़े। वे दोनों तुरंत आर्यन की ओर झपटे। वरद और सरण द्वारा की गई चालें बहुत सामंजस्यपूर्ण लगती हैं। ये देखा जा सकता है कि उन दोनों ने इस चरण तक पहुंचने के लिए एक साथ अभ्यास किया था। वरद और सरण ने अपने हाथ अपने सामने फैलाए। उन दोनों की हथेलियों से गहरी हवा निकली जो तलवार की तरह थी। वरद और सरण ने इस दोहरे हमले का उपयोग करके आर्यन पर हमला करने का इरादा किया। चॉपिंग विंड स्लैश। वरद और सरण ने आर्यन की ओर प्रहार किया। उन्होंने तिरछा प्रहार किया। स्लैश। चॉपिंग विंड स्लैश आर्यन के शरीर पर लगा। वरद और सरण इसकी पुष्टि कर सकते थे। हो गया, इसका स्वाद चखो। वरद और सरण को बहुत गर्व था। वे दोनों कुछ ही चालों में आर्यन को मारने में सफल रहे थे। हाँ, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? आर्यन ने जम्हाई ली जब उसने वरद और सरण द्वारा किए गए हमलों को देखा। उन दोनों द्वारा किए गए हमले बहुत कमजोर थे। क्या ये कैसे संभव है? भले ही हमने पहले ही उस पर प्रहार कर दिया है। वरद और सरण को विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने आर्यन को देखा जो उनके प्रहार को झेलने के बाद भी जीवित था। ठीक है, अब मेरी बारी है, खुद को तैयार कर लो। वरद और सरण की दयनीय स्थिति देखने के बाद आर्यन ने इस लड़ाई को जितनी जल्दी हो सके खत्म करने का फैसला किया। आर्यन अपने मूल स्थान से गायब हो गया। वो तुरंत वरद और सरण के सामने प्रकट हुआ। वरद और सरण हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि आर्यन पहले से ही उनके सामने था। आर्यन की गति वास्तव में बहुत तेज थी। मरो। आर्यन ने सरण और वरद की छाती पर 2 घूंसे मारे। एक घूंसा जो वरद और सरण के शरीर पर सीधे लगने के लिए काफी मजबूत था। वरद और सरण के पास पलटवार करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वे दोनों आर्यन के घूंसे से आसानी से उड़ गए। वरद और सरण काफी दूर तक उड़े। दोनों जमीन से बहुत जोर से टकराए। आर्यन के हमले से उन दोनों को तुरंत मार दिया गया। आर्यन के हमले से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मास्टर, आपने उन्हें तुरंत क्यों मार दिया? क्या आपको उनसे जानकारी की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है, वे सिर्फ छोटे लोग हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। वरद और सरण की ताकत देखने के बाद आर्यन बता सकता था कि ये दोनों सिर्फ मामूली पात्र थे जो बिल्कुल भी बचाकर रखने योग्य नहीं थे। आर्यन उन दोनों से निपटने में केवल समय बर्बाद करता, इसलिए उन दोनों को मारकर इस मामले को सुलझाना ही बेहतर था। आर्यन ने वरद और सरण के शवों की तलाशी लेना शुरू किया। वो अपने लिए कुछ उपयोगी जानकारी ढूंढ रहा था। जब आर्यन कुछ जानकारी ढूंढ रहा था तो उसे कुछ दिलचस्प मिला। उसे एक भूमिगत मानचित्र मिला जो बहुत जटिल लगता था। ऐसा लगता है कि ये उनके आधार का नक्शा है। आर्यन कोड ब्रेकर संगठन के मुख्यालय के मानचित्र आरेख को खोजने में सफल रहा।
ये एक अच्छी खोज थी। मैं इसे कुछ समय के लिए रखूंगा, ये भविष्य में बहुत उपयोगी होगा। आर्यन इस नक्शे को रखेगा। भविष्य में अगर आर्यन कोड ब्रेकर संगठन के मुख्यालय जाता है तो ये बहुत उपयोगी होगा। अपनी मनचाही चीज मिलने के बाद आर्यन ने तुरंत वरद और शरण के किसी भी निशान को हटा दिया। आर्यन ने ऐसा करने के बाद वो तुरंत आंतरिक प्रांगण में वापस चला गया। आर्यन थोड़ा सावधान रहेगा। ऐसा लगता है कि कोड ब्रेकर संगठन ने उसे देखना शुरू कर दिया है। जब आर्यन आंतरिक प्रांगण में पहुंचा तो उसने पाया कि यह स्थान बहुत अधिक जीवंत लग रहा था। लोग सुबह हुई गर्मागर्म खबरों के बारे में गपशप करने लगे। संप्रदाय में हर कोई पहले से ही जानता था कि सलोनी कैसी है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिस सलोनी का वे सम्मान करते थे वो एक ऐसी महिला निकलेगी। सलोनी की घटना के बाद लोगों ने आर्यन पर ध्यान देना बंद कर दिया। उन सभी के पास आर्यन जैसे छोटे चरित्र पर ध्यान देने का समय नहीं था। भले ही आर्यन ने जनता को दिखा दिया कि सलोनी कैसी है, आर्यन की प्रतिष्ठा अभी भी खराब थी। उसे अभी भी आंतरिक प्रांगण में कई महिला शिष्यों द्वारा एक व्यभिचारी के रूप में ब्रांड किया गया था। अध्याय 1289। जानवी का साथ दें। आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जल्दी या बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी जल्द ही एक मुख्य शिष्य बन जाएगा। इन लोगों की हिम्मत आर्यन का अपमान करने की नहीं होगी जब उन्हें पता चलेगा कि आर्यन एक मुख्य शिष्य है। आर्यन अपने कमरे में लौट आया। उसका इरादा खेती करने और कल आने का इंतजार करने का था। आर्यन जानवी के साथ जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। समय बहुत तेजी से बीतता है। अगली सुबह बहुत जल्दी आ जाती है। खटखट। जब आर्यन खेती में डूबा हुआ था, बाहर किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। आर्यन ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। वो तुरंत देखने गया कि बाहर कौन है। जब आर्यन ने दरवाजा खोला तो उसने अपने कमरे के बाहर जानवी की आकृति पाई। जानवी वर्तमान में सामान्य से कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। ये स्पष्ट था कि आज जानवी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। वाह, सुंदर दीदी आज सच में बहुत प्यारी लग रही हैं। आर्यन ने जानवी की प्रशंसा की। आज मैं सुंदर लग रही हूं? हाँ, इसका मतलब है कि आमतौर पर मैं प्यारी नहीं होती, जानवी ने असंतुष्ट होकर कहा। जानवी ने आर्यन की बात का गलत मतलब निकाल लिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। आमतौर पर दीदी प्यारी होती हैं, लेकिन इस बार दीदी और भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं, आर्यन ने जानवी से कहा। आर्यन ने तुरंत जानवी को मनाने की कोशिश की। उसने जानवी को खुद से नाराज नहीं होने दिया। आर्यन की बात सुनकर जानवी का दिल पिघलने लगा। आर्यन की बातें वास्तव में एक महिला के लिए जहर थीं। यहां तक कि जानवी जैसी किसी महिला को भी आर्यन की बातों से आसानी से पिघलाया जा सकता था। सुंदर दीदी, क्या आपने आज इस छोटे भाई के लिए जानबूझकर इस तरह का श्रृंगार किया है? आर्यन ने जानवी से पूछा। वो जानना चाहता था कि क्या जानवी ने यह आर्यन के लिए किया है। तुम बहुत पागल हो, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा नहीं किया, जानवी ने तुरंत इनकार कर दिया। तो फिर आप इतनी खूबसूरती और सलीके से क्यों सजी हैं? आप कहाँ जाना चाहती हैं? आर्यन ने जानवी से पूछा। मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, जानवी ने कहा। जानवी आर्यन को उसके कमरे से बाहर खींच ले गई और उसे संप्रदाय से दूर ले गई। आर्यन वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि जानवी उसे कहाँ ले जाएगी। हम कहाँ जा रहे हैं? आर्यन ने फिर पूछा। हम एक विशेष बैठक में जा रहे हैं जो इस स्थान से काफी दूर है, जानवी ने बताया। वो किस तरह की बैठक है? आर्यन विवरण जानना चाहता था। ये स्काई क्लाउड पीक स्टार क्षेत्र में एल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक बैठक है, जानवी ने बताया। एक मिनट रुकिए, आप मुझे ऐसी जगह क्यों ले जा रही हैं? आर्यन ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम कुछ समय के लिए मेरे शिष्य होने का नाटक करो, जानवी ने अपना असली उद्देश्य बताया। ओह, अब मैं समझ गया, तो आप चाहती हैं कि मैं आपके शिष्य होने का नाटक करूं। आर्यन अब समझने लगा था कि जानवी ने उसे साथ चलने के लिए मजबूर क्यों किया। इस महिला ने बहुत पहले ही इसकी योजना बना ली थी। तुम्हारी उस प्रतिक्रिया का क्या मतलब है? क्या तुम इस समस्या को हल करने में मेरी मदद नहीं करना चाहते? जब जानवी ने आर्यन की बात सुनी तो वो बहुत असंतुष्ट दिखी। बेशक मैं आपके लिए ऐसा करना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए एक इनाम चाहता हूं, आर्यन ने एक शर्त रखी। तुम्हें मुझसे क्या उपहार चाहिए? जानवी ने तुरंत पूछा। मुझे आपसे एक चुंबन चाहिए, आर्यन ने कहा। हाँ, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जानवी दंग रह गई। नहीं, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, आर्यन ने गंभीरता से कहा। मैं ऐसा नहीं करूंगी, जानवी ने मना कर दिया। तो फिर मैं भी वो नहीं करूंगा जो आप चाहती हैं, मुझे बस अपने कमरे में वापस चले जाना चाहिए, आर्यन ने लौटने का नाटक किया। एक मिनट रुको, आर्यन को वापस जाते देख जानवी ने उसे तुरंत रोक लिया। क्या बात है, क्या आपने अपना मन बदल लिया है? आर्यन ने पूछा। हाँ, मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो, जानवी ने हार मान ली। क्या आप ऐसा करने का वादा करती हैं? आर्यन ने पुष्टि चाही। मैं वादा करती हूं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, जानवी ने कहा। उसने मन ही मन सोचा कि यह सिर्फ एक चुंबन है, इससे कोई समस्या नहीं होगी। खैर, अगर आप सहमत हैं तो मुझे वो करने में खुशी होगी जो आप चाहती हैं। आर्यन बहुत खुश हुआ। तो चलिए अभी चलते हैं। आर्यन बहुत उत्साहित और खुश था।
ये देखकर जानवी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। आर्यन बहुत शरारती था। हे भगवान, मैं इस छोटे शैतान से कैसे मिल गई? जानवी ने अपना सिर हिलाया। वो हमेशा आर्यन के हाथों हार जाती थी। जानवी आर्यन को उस स्थान पर पहुंचाया जहां एल्केमिस्टों की बैठक हो रही थी। संप्रदाय से दूर होने के कारण वहां पहुंचने में कुछ समय लगा। आर्यन और जानवी आखिरकार पहुंच गए। वहां बहुत भीड़ थी। आर्यन ने देखा कि वहां बहुत सारी औषधियां, गोलियों की बोतलें और कढ़ाइयां बिक्री के लिए रखी थीं। यहां बहुत भीड़ है। आर्यन को उम्मीद नहीं थी। बेशक पूरे स्काई क्लाउड पीक स्टार क्षेत्र से लोग आते हैं, जानवी ने बताया। यहां बहुत भीड़ है, ऐसा नहीं हो सकता कि यह सिर्फ एक बैठक हो। आर्यन को कुछ अलग महसूस होने लगा। अध्याय 1290। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। ये कोई साधारण सभा नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये एक एल्केमिस्ट उत्सव है। जानवी ने आर्यन को बताया कि ये कोई सभा नहीं थी, ये हर कुछ 100 वर्षों में आयोजित होने वाला एक उत्सव था। तो आपने पहले जो कुछ भी कहा वो झूठ था? आर्यन ने जानवी से पूछा। नहीं, मैं सच कह रही हूं। मैं चाहती हूं कि तुम इस जगह के वरिष्ठों के सामने मेरे शिष्य होने का नाटक करो। जानवी झूठ नहीं बोल रही थी। वो चाहती थी कि आर्यन कुछ समय के लिए उसका शिष्य बने। आर्यन संभल गया। ऐसा लग रहा था कि उसे जानवी का शिष्य होने का नाटक करना होगा। चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। जानवी ने आर्यन को थोड़ा घूमने के लिए आमंत्रित किया। चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि इस जगह में क्या है। आर्यन ये जानने के लिए उत्सुक था कि इस जगह में क्या है और शायद उसे कुछ मूल्यवान औषधियां या गोलियां मिल जाएं। ठीक है, चलो चलते हैं। जानवी सहमत हो गई। उसे इस जगह के आसपास घूमने में कोई आपत्ति नहीं थी। अवनी, अगर यहाँ कुछ अच्छा हो तो कृपया मुझे बताना। आर्यन ने अवनी से कहा कि अगर उसे कुछ अच्छा मिले तो वो उसे बताए। चिंता मत करो, अगर मुझे कुछ अच्छा मिला तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगी। अवनी तुरंत आर्यन के अनुरोध से सहमत हो गई। आर्यन और जानवी ने इस जगह के चारों ओर घूमना शुरू किया। दोनों कुछ महान खोजने के लिए इस जगह को देख रहे थे। आर्यन, उस बर्फ जैसी सफेद स्पिरिट घास को देखो। जानवी ने बर्फ जैसी सफेद स्पिरिट घास बेचने वाले स्टॉलों में से एक की ओर इशारा किया। कहाँ? आर्यन उत्सुक था। उसने पूछा कि बर्फ जैसी सफेद स्पिरिट घास बेचने वाला स्टॉल कहाँ है? वहां। जानवी ने स्पष्ट किया कि उसने बर्फ जैसी सफेद स्पिरिट घास कहाँ देखी। तो वहां है। आर्यन ने आखिरकार वो जगह देख ली जहां बर्फ जैसी सफेद स्पिरिट घास थी। तो चलिए देखते हैं, शायद हम इसे खरीद सकें। आर्यन जानवी को बर्फ जैसी सफेद स्पिरिट घास देखने के लिए ले गया। क्या पता वे दोनों इस घास को खरीद सकें। आर्यन और जानवी करीब आए। दोनों विक्रेता के स्टॉल की ओर बढ़ गए। श्रीमान, इस सफेद स्पिरिट घास की कीमत कितनी है? जानवी ने तुरंत पूछा कि सफेद स्पिरिट घास कितने की है। कीमत 300 डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल है। विक्रेता ने सफेद स्पिरिट घास की कीमत बताई। खेती के लिए वस्तु की कीमत वास्तव में बहुत महंगी है। बहुत महंगा है। क्या बाजार मूल्य 150 डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल नहीं है? विक्रेता द्वारा निर्धारित कीमत सुनकर जानवी ने शिकायत की। ये कीमत पूरी तरह से अनुचित थी। एक सफेद स्पिरिट घास के लिए ये बहुत अधिक थी। यदि आप इसे खरीदना नहीं चाहती हैं तो आप इस स्थान को छोड़ सकती हैं। मुझे आपके जैसे खरीदार की आवश्यकता नहीं है। विक्रेता ने कहा कि उसे जानवी जैसे खरीदार की जरूरत नहीं है। विक्रेता की बात सुनकर जानवी थोड़ी असंतुष्ट हुई। आर्यन, चलो यहां से चलते हैं। जानवी ने आर्यन से यह जगह छोड़ने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि यह विक्रेता अच्छा नहीं है। विक्रेता ने उपहास किया जब उसने जानवी को यह जगह छोड़ने का इरादा करते देखा। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं थी जिसके पास पैसे ना हो। जल्दी क्यों करनी है, पहले बोली लगाते हैं। आर्यन ने जानवी से कहा कि इतनी जल्दबाजी ना करें। लेकिन वो ऊंची कीमत पर बेच रहा है, जानवी ने आर्यन से कहा। जानवी नहीं चाहती थी कि आर्यन किसी ऐसे ठग विक्रेता से सौदा करे जिसने कीमत नीलामी की उच्चतम कीमत से लगभग 2 गुना बढ़ा दी थी। चलिए इसे खरीदने की कोशिश करते हैं। आर्यन ने जानवी से कहा कि पहले इसकी बोली लगाएं। आर्यन जो कर रहा था उससे जानवी उलझन में थी। आर्यन इस तरह के व्यक्ति के साथ व्यापार क्यों करना चाहेगा? श्रीमान, क्या आप मुझे सफेद स्पिरिट घास पर थोड़ी छूट दे सकते हैं? आर्यन ने पूछा कि क्या उसे सफेद स्पिरिट घास की खरीद पर छूट मिल सकती है। क्षमा करें, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज नहीं दूंगा। विक्रेता ने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। आर्यन, ये व्यक्ति इसे सही कीमत पर नहीं बेचना चाहता। हमें बस यहां से चले जाना चाहिए। जानवी ने आर्यन को यह जगह छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। ये विक्रेता समस्यात्मक था। जानवी की बात सुनकर आर्यन केवल मुस्कुराया। तो मैं इसे खरीद लूंगा, लेकिन इसके अलावा मुझे इनमें से कुछ और चीजें भी चाहिए। आर्यन ने कुछ औषधियां लीं जो सस्ती थीं। विक्रेता ने देखा कि आर्यन ने क्या लिया। आर्यन ने जो भी पौधे लिए वे सभी पौधे थे जिनकी कीमतें बहुत कम थीं। ठीक है, मैं सहमत हूं। विक्रेता सहमत हो गया। वो आर्यन को सफेद स्पिरिट घास बेचने जा रहा था। विक्रेता आर्यन की मूर्खता से बहुत खुश लग रहा है। विक्रेता बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा है क्योंकि आज उसे आर्यन जैसा मूर्ख व्यक्ति मिला है। आर्यन ने तुरंत कीमत चुकाई। 300 डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल निकाले और उन्हें विक्रेता को सौंप दिए। विक्रेता ने खुशी खुशी आर्यन द्वारा लाए गए क्रिस्टल स्वीकार किए। ये स्पष्ट था कि जब आर्यन ने इन्हें बाहर निकाला तो विक्रेता का चेहरा बहुत खुश था। आर्यन, ऐसा मत करो। जानवी ने आर्यन को रोकने की कोशिश की।
उसने आर्यन को रोकने की कोशिश की जो ट्रांजैक्शन करना चाहता था। जानवी की बात सुनकर आर्यन रुक गया। क्यों? आर्यन ने जानवी से पूछा। तुम्हें इतनी महंगी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। जानवी ने आर्यन से सफेद स्पिरिट घास न खरीदने को कहा। कोई बात नहीं, मेरा इरादा इसे आपके लिए खरीदने का है। आर्यन ने कहा कि उसने इसे जानवी को दिया है। आर्यन की बात सुनकर जानवी हैरान रह गई। जानवी को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन का इरादा इसे उसके लिए खरीदने का था। ये लीजिए, इसे जल्दी से मुझे दे दीजिए। आर्यन ने विक्रेता से उसे सफेद स्पिरिट घास देने को कहा। ये लीजिए। विक्रेता ने तुरंत सफेद स्पिरिट घास आर्यन को सौंप दी। वो नहीं चाहता था कि आर्यन अपना मन बदल ले और इसे ना खरीदे। आर्यन ने विक्रेता से सफेद स्पिरिट घास ली। सफेद स्पिरिट घास मिलने के बाद आर्यन तुरंत हैरान दिख रही जानवी को दूर ले गया। आर्यन ने जो किया था उससे जानवी अभी भी दंग थी। वो अभी भी आर्यन के किए पर बहुत हैरान दिख रही थी। थोड़ी देर बाद जानवी को आखिरकार होश आया। आर्यन, तुम सिर्फ मेरे लिए इतनी महंगी चीज कैसे खरीद सकते हो? जानवी ने तुरंत आर्यन को डांटा। उसने इतनी महंगी चीज खरीदने के लिए आर्यन को डांटा। ये आर्यन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जानवी को यह देखना पसंद नहीं है कि आर्यन उन शरारती विक्रेताओं द्वारा ठगे जा रहे हैं जो अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। श्श, आर्यन, जानवी को चुप रहने को कहा। आर्यन का हाथ जानवी के कोमल होठों पर था। जानवी को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसे चुप करा देगा। यह आदमी बहुत ही अजीब था। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि कोई ऐसी चीज खरीदूं जो बहुत बहुत महंगी हो। तो फिर तुमने वो सफेद स्पिरिट घास क्यों खरीदी? जानवी ने पूछा कि आर्यन ने सफेद स्पिरिट घास क्यों खरीदी, जबकि वो पहले से ही जानता था कि ये काफी महंगी है। हा, ये इसकी वजह से है। आर्यन ने उन पौधों में से एक उठाया जिसे उसने बेतरतीब ढंग से उठाया था। ये सिर्फ एक पर्पल बर्ड फ्लावर नहीं है। जानवी ने आर्यन के हाथ में औषधीय पौधे को देखा। आर्यन के हाथ में जो था वो सिर्फ एक बैंगनी फूलों की कली थी जो बाजार में आसानी से मिल सकती थी।